नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका। प्रियंका गांधी ने मांगा योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की यूपी में हो गई है एंट्री। डीएनडी पर कांग्रेसियों ने काटा बवाल और यहाँ पर हाथरस मुद्दे पर जबरदस्त घिरती नजर आ रही है यूपी की सरकार। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि उत्तर प्रदेश में मायावती की केंद्र सरकार से गुजारिश, योगी को गोरखपुर मठ भेजें और प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाएं। जी हां दोस्तों, योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें तमाम विपक्षी दल एकजुट होकर बढ़ा रहे हैं और इस्तीफे की मांग तक यहां पर उठाई जा रही है। तो हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते तमाम बड़ी खबरों की तरफ। हाथरस पीड़िता से सुलूक पर प्रियंका ने मांगा योगी का इस्तीफा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने हाथरस दुष्कर्म पीड़िता के अंतिम संस्कार के दौरान हुए अमानवीय व्यवहार को प्रदेश और देश के लिए कलंक बताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग की है। उत्तर प्रदेश की प्रभारी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने योगी के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि जब पीड़िता जीवित थी तो उसे सरकार ने सुरक्षा नहीं दी और अंतिम संस्कार का अधिकार तक छीन लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप के बाद एसआईटी बनाए जाने की घोषणा को लेकर भी प्रियंका ने मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने 15 दिनों तक राज्य सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाया। पीड़िता के परिवार की मर्जी के बिना जबरन आधी रात में आपाधापी में उसका अंतिम संस्कार करने के उत्तर प्रदेश पुलिस के कृत्य पर सवाल उठाते हुए प्रियंका ने ट्वीट किया। प्रियंका ने कहा कि रात 2:30 बजे परिजन गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन पीड़िता के शव को उत्तर प्रदेश प्रशासन ने जबरन जला दिया। जब वह जीवित थी तब सरकार ने उसे सुरक्षा नहीं दी। जब उस पर हमला हुआ सरकार ने समय पर इलाज नहीं दिया। सरकार ने परिजनों से बेटी के अंतिम संस्कार का अधिकार छीना और मृतका को सम्मान तक नहीं दिया। घोर अमानवीयता। आपने अपराध रोका नहीं बल्कि अपराधियों की तरह व्यवहार किया। प्रदेश सरकार ने उसके परिवार के साथ ऐसा व्यवहार किया कि वे बेटी का शव आखिरी बार अपने घर नहीं ले जा पाए। पिता को अंतिम संस्कार करने तक से वंचित रखा गया। यही नहीं, सभी को एक कमरे में बंद किया गया। यह व्यवहार अमानवीयता का सबसे बड़ा उदाहरण है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल प्रियंका की यूपी में एंट्री, डीएनडी पर कांग्रेसियों का बवाल। जी हां दोस्तों, यूपी के हाथरस में हुए अपराध का गुस्सा पूरे देश में दिखाई दे रहा है। पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए पूरा देश एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहा है। बता दें, उसका जबरन अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। राजनीतिक दलों ने यूपी सरकार पर हमला तेज कर दिया है। इन सब के बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज ही पीड़िता के परिवार से हाथरस में मुलाकात कर रही हैं। उसके साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी हाथरस जा रहे हैं। हाथरस अपराध मामले को लेकर एसआईटी जांच शुरू हो गई है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने नोएडा टोल क्रॉस कर लिया है। हाथरस जाने के लिए यूपी में उनकी एंट्री हो गई है। हाथरस अपराध की घटना को लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पीड़िता के परिजनों से मिलने निकल चुके हैं। जिला प्रशासन प्रियंका को बॉर्डर पर ही रोकने की तैयारी कर रहा है। डीएनडी में भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। इधर बड़ी संख्या में कांग्रेसी भी डीएनडी पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सीमाओं को सील कर दिया गया है। हाथरस अपराध की घटना के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पीड़िता के परिजनों से मिलने निकल चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ट्वीट कर कहा कि यूपी सरकार को जमकर आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि यूपी के जंगल राज में बेटियों पर जुल्म और सरकार की सीनाजोरी जारी है। कभी जीते जी सम्मान नहीं दिया और अंतिम संस्कार की गरिमा भी छीन ली। भाजपा का नारा बेटी बचाओ नहीं, तथ्य छुपाओ, सत्ता बचाओ है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मायावती की केंद्र सरकार से गुजारिश, योगी को गोरखपुर मठ भेजे और प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाएं। जी हां दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। गुरुवार को एएनआई से बातचीत में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश की कानून व्यवस्था संभालने में पूरी तरह नाकाम साबित हुए हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता है जब महिलाओं के खिलाफ अपराध ना होता हो। मायावती ने कहा कि अगर वह कानून व्यवस्था नहीं संभाल सकते तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं केंद्र सरकार से गुजारिश करती हूं कि योगी को गोरखपुर मठ भेज दिया जाए और प्रदेश में जनता के हित के लिए राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। मायावती ने कहा कि यूपी में अपराधी माफिया अब बेलगाम हो चुके हैं और योगी सरकार इन्हें रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। उन्होंने कहा कि हाथरस के सामूहिक दुष्कर्म कांड के बाद मैंने उम्मीद की थी कि प्रदेश सरकार अपराधियों के खिलाफ कड़े फैसले लेगी, लेकिन बलरामपुर में भी हाथरस जैसा कांड हो गया और जो कि बताता कि प्रदेश में अपराधियों के हौसले बढ़े हुए हैं और सरकार बेबस है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हाथरस कांड पर दिल्ली एनसीआर में उबाल, इंडिया गेट पर हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारी। जी हां दोस्तों, राजधानी के हाथरस की दुष्कर्म पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर इंडिया गेट सहित अन्य स्थानों पर छात्र संगठनों ने प्रदर्शन किया। सुबह यूपी भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन करने के बाद आइसा, एएफआई, डीएसयू, क्रांतिकारी युवा संगठन सहित कई छात्र संगठन व सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने बाद में शाम को इंडिया गेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने पुलिस पर बल प्रयोग करने और जबरदस्ती हिरासत में लेने का आरोप लगाया। छात्र यूपी सरकार हाय हाय और हाथरस की पीड़िता को न्याय दो का नारा लगा रहे थे। इंडिया गेट पर प्रदर्शनकारियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस ने माइक पर ऐलान किया कि आप लोग दूरी बना लें। कोविड-19 से उपजी स्थिति के कारण एक जगह बहुत लोग एक साथ एकत्रित नहीं हो सकते। छात्र संगठनों के प्रतिनिधि का कहना है कि लोगों को तीतर बीतर करने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया, जबकि हम लोग शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। जिस तरह से दुष्कर्म की घटना एक युवती के साथ घटी है, उससे पता चलता है कि न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश में कहीं भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एन साई बालाजी ने बताया कि हाथरस में दलित युवती के लिए न्याय की मांग को लेकर छात्र इंडिया गेट पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने हमारे कार्रवाई की। हम योगी सरकार से इस्तीफे की मांग करते हैं। हमारा विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, लेकिन पुलिस ने छात्राओं को शाम 6 बजे के बाद हिरासत में लेकर सवाल है कि दिल्ली पुलिस क्या शांतिपूर्ण अपना विरोध भी जताने नहीं देगी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने पीड़िता के परिवार वालों को उसके अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं किया। हम लोगों का विरोध महिलाओं के ऊपर बढ़ रहे ऐसे अपराध और सरकार के खिलाफ है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। क्या पीएम मोदी अब भी करेंगे नमस्ते ट्रंप? यूएस प्रेसिडेंट के नए बयान पर पी चिदम्बरम का तंज। जी हां दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है और पूछा है कि क्या पीएम मोदी अब भी अपने दोस्त और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सम्मान में नमस्ते ट्रंप का आयोजन करेंगे। चिदम्बरम ने यह तंज तब किया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत पर कोरोना वायरस महामारी के संक्रमितों और मौत के आंकड़ों की विश्वसनीयता पर उंगली उठाई है। यूएस प्रेसिडेंशियल डिबेट के दौरान ट्रंप ने चीन और रूस के साथ भारत पर भी इस महामारी के आंकड़े छिपाने के आरोप लगाए हैं। चिदम्बरम ने ट्वीट किया है, डोनाल्ड ट्रंप ने चीन और रूस के साथ भारत को क्लब किया। उन्होंने तीनों देशों पर सबसे अधिक वायु प्रदूषण करने का भी आरोप लगाया। क्या मोदी जी अपने प्रिय मित्र के सम्मान में नमस्ते ट्रंप की ओर रैली करेंगे? पहले चरण के यूएस प्रेसिडेंशियल डिबेट के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस से निपटने के कदमों का बचाव किया था, जिससे देश में 70 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। जैसा कि डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी जो बिडेन ने कहा था, देश में 70 लाख लोग वायरस से संक्रमित हुए हैं, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के इससे निपटने की कोई योजना नहीं है। लेकिन इस बार डिबेट के दौरान ट्रंप ने कहा, जब आप संख्या के कारण के बारे में बात करते हैं तो आप नहीं जानते कि चीन में कितने लोग मारे गए, आपको नहीं पता कि रूस में कितने लोग मारे गए, आप नहीं जानते कि भारत में कितने लोगों की मृत्यु हुई। जो बताए गए हैं वो वास्तविक नहीं है। आपको ये देश एक संख्या देता है, बस उतना ही आप नहीं समझते हैं। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव, मुजफ्फरपुर के बाद अब औरंगाबाद में भी पहले पुल फिर वोटिंग की डिमांड। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के मतदान से पहले बड़ी खबर औरंगाबाद के रफीगंज प्रखंड से है। कजपा पंचायत के पश्चिमी अमरापुरा गांव के लोगों ने मतदान बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। गांव के लोगों का कहना है कि जब तक पुल और सड़क का निर्माण नहीं कराया जाएगा तब तक वे मतदान में भाग नहीं लेंगे। इसे लेकर ग्रामीणों ने गांव में प्रदर्शन भी किया। इसके पहले मुजफ्फरपुर में ग्रामीणों ने पहले पुल फिर मतदान की बात कही थी। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क और पुल निर्माण के लिए पूर्व में जिला निर्वाचन पदाधिकारी को ज्ञापन भी दिया जा चुका है। अमरपुरा पश्चिमी के ग्रामीणों ने बताया कि प्रखंड मुख्यालय से अमरपुरा गाँव की दूरी लगभग 16 किलोमीटर है। 1500 की आबादी वाले इस गाँव को आज़ादी के 72 वर्ष बाद भी पक्की सड़क से नहीं जोड़ा गया है। गाँव के पास मदार नदी भी पड़ती है। इस नदी पर पुल नहीं होने के कारण गाँव के सभी लोगों को रेलवे के पुल का प्रयोग करना पड़ता है। इस क्षेत्र के लोगों को रेलवे स्टेशन, लोकल बाजार, प्रखंड, सदर हॉस्पिटल एवं रफीगंज जाने के लिए मादर नदी पार कर जाना पड़ता है। इतना ही नहीं, बच्चों के स्कूल भी नदी पार हैं। सबसे बड़ी परेशानी बारिश के दिनों में होती है। जब मदार नदी में पानी आ जाता है तो रेलवे पुल पर चढ़कर जाना होता है। रेलवे पुल का प्रयोग करने से आए दिन हादसे भी होते रहते हैं, जिनमें अभी तक दर्जनों लोगों की जान जा चुकी है। ग्रामीणों का कहना है कि आज़ादी के 72 साल बाद भी अभी तक गाँव को न तो सड़क और न ही मिल सका है। स्कूल आने जाने में भी बच्चों को काफी दिक्कतें होती हैं। कई बार जनप्रतिनिधियों को लिखित सूचना दी गई है, लेकिन सरकार द्वारा इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है। इसलिए सभी ग्रामीणों ने इस बार निर्णय लिया गया है कि सड़क और पुल नहीं बनेगा तो चुनाव में मतदान भी नहीं करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नरम नहीं पड़ रहे चिराग के तेवर, कहा अगर कोई एलजेपी का अस्तित्व मिटाने की सोचेगा तो यह संभव नहीं है। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव के लिए एनडीए में सीट बंटवारे पर चल रही बातचीत के बीच लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष
चिराग पासवान ने कहा है कि हमारी पार्टी को कोई दबाने, छोटा करने और अस्तित्व मिटाने की अगर सोचेगा तो यह संभव नहीं है। पार्टी हमारी माँ है, उसे आगे बढ़ाना है। उन्होंने पार्टी नेताओं से पूछा भी कि आप लोग हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं ना। इस पर सभी ने एक सुर से चिराग पासवान से कहा कि आपका जो भी फैसला होगा वही हम करेंगे। दिल्ली में अपने पार्टी पदाधिकारियों से उन्होंने कहा कि उनके पापा रामविलास पासवान अपने हर भाषण में बोलते हैं कि सबसे पहले राष्ट्रहित, उसके बाद पार्टी का हित, आखिर में व्यक्ति का हित। चिराग ने आगे कहा कि हमारे किसी भी कार्यकर्ता को व्यक्तिगत हित की चिंता नहीं है। हम लोगों को जो भी निर्णय होगा वह पार्टी हित के लिए होगा। इधर दलित सेना के प्रदेश प्रवक्ता लल्लन चंद्रवंशी ने कहा है कि लोजपा को 143 सीटों पर लड़ना चाहिए। लोजपा को नजरअंदाज करने का नतीजा सभी ने झारखंड में देख लिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी आलाकमान से नाराज ब्रह्मश्री समाज, कहा भागीदारी नहीं मिली तो सरकार से उखाड़ फेंकेंगे। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी से एक खास वर्ग ब्रह्मश्री समाज खासे नाराज हैं। नाराजगी इतनी है कि वे बीजेपी के दो टूक कहा कि हमारी भागीदारी सुनिश्चित नहीं हुई तो सरकार से उखाड़ फेंकेंगे। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय कार्य समिति में इन समाज को उपेक्षा करने के कारण यह नाराजगी सामने आई है। बीजेपी और आरएसएस के नेताओं में खासी नाराजगी है। गौरतलब है कि हाल ही में बीजेपी द्वारा राष्ट्रीय टीम की जो घोषणा हुई उसमें भी खास वर्ग का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव बीजेपी को झटका देगी एलजेपी, प्रवक्ता बोले 143 की लिस्ट है तैयार, चिराग करेंगे अंतिम विचार। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी इस बात पर विचार विमर्श कर रही है कि बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव में भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की पेशकश को स्वीकार किया जाए या फिर 143 सीटों पर चुनाव लड़ने की अपनी योजना पर आगे बढ़ा जाए। एलजेपी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता लगातार दबाव बना रहे हैं कि चुनावी मैदान में अकेले ही उतरा जाए। हालांकि चिराग पासवान द्वारा जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार की कड़ी आलोचना के बाद भी एलजेपी के गठबंधन में बने रहने की संभावना बनी हुई है। सूत्रों के मुताबिक भगवा पार्टी ने एलजेपी को गठबंधन में बने रहने के लिए 27 सीटों और 2 एमएलसी सीटों का प्रस्ताव दिया है। इधर एलजेपी के कई नेता लगातार जोर दे रहे हैं कि पार्टी विधानसभा चुनाव में 143 सीटों पर चुनाव लड़े। वैशाली से एलजेपी सांसद वीना देवी ने कहा कि हालांकि हम पार्टी अध्यक्ष के किसी भी निर्णय का पूरा समर्थन करेंगे, मगर पार्टी कार्यकर्ता चाहते हैं कि हम 143 सीटों पर चुनाव लड़ें। एलजेपी प्रवक्ता अशरफ अंसारी ने द इंडियन एक्सप्रेस से बताया कि हमारे 143 उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार है। अब आखिरी फैसला पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान को लेना है। उन्होंने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भाजपा के प्रस्ताव पर चर्चा की और अब अंतिम निर्णय लेने का समय है। चिराग पासवान ने मंगलवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। हालांकि एलजेपी के बुधवार तक किसी फैसले पर पहुंचने में देरी की संभावना है, क्योंकि पार्टी संरक्षक रामविलास पासवान को शल्य चिकित्सा की प्रक्रिया से गुजरना है। 3 चरणों में होने वाले चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया 1 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आज लालू से मिलने आएंगे तेजस्वी, बिहार चुनाव के लिए प्रथम चरण के राजद प्रत्याशियों पर लगेगी मुहर। जी हां दोस्तों, बिहार के विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही रिम्स में इलाजरत राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद की व्यस्तता इन दिनों बढ़ गई है। सजायाफ्ता बंदी होने के बावजूद लालू प्रसाद राजद की स्टीयरिंग मजबूती से पकड़े हुए हैं ताकि पार्टी बेपटरी ना हो। सूचना मिली है कि तेजस्वी यादव बुधवार को अपने पिता लालू प्रसाद से मिलने आएंगे ताकि प्रथम चरण के लिए राजद प्रत्याशियों की सूची पर मुहर लग सके। इससे पूर्व मंगलवार को बिहार के बहादुरपुर से विधायक और लालू प्रसाद यादव के करीबी भोला यादव रांची पहुंचे। उन्होंने लालू प्रसाद से मिलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें मिलने की अनुमति नहीं मिली। इसके बाद भोला यादव ने एक बंद लिफाफा लालू प्रसाद तक भिजवा दिया। संभवतः उस लिफाफे में राजद के संभावित प्रत्याशियों की सूची है, जिनके नामों पर विचार के लिए ही उन्होंने इसे लालू प्रसाद के पास भिजवाया है। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव की प्रथम चरण की अधिसूचना 1 अक्टूबर को जारी होगी। प्रथम चरण में कुल 71 सीटों के लिए चुनाव होगा, जिसमें 8 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि निर्धारित है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कल से बदल रहे हैं गैस सिलेंडर, इंश्योरेंस, आधार, राशन कार्ड सहित 10 नियम, आपकी जेब पर होगा असर। जी हां दोस्तों, गाड़ी चलाते समय हाथ में मोबाइल फोन का इस्तेमाल केवल रूट नेविगेशन के लिए इस तरह से किया जा सकेगा कि वाहन चलाते समय ड्राइवर का ध्यान भंग ना हो, लेकिन ड्राइविंग करते समय मोबाइल से बात करने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने यह नियम नोटिफाई कर दिया है। वैसे तो जनता के लिए कई सरकारी योजनाएं उपलब्ध हैं, लेकिन इन योजनाओं में से एक स्कीम ऐसी भी है जिससे गरीब परिवारों को काफी लाभ मिल रहा है। इसका उद्देश्य गरीब परिवारों को मुफ्त में गैस सिलेंडर कनेक्शन प्रदान करना है। इसका नाम है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, लेकिन यह योजना 30 सितंबर को खत्म हो रही है। मोदी सरकार ने लॉकडाउन के चलते गरीबों की मदद के लिए योजना को अप्रैल से सितंबर तक बढ़ाया था, यानी अगले माह से आप इसके तहत फ्री गैस सिलेंडर का लाभ नहीं
उठा पाएंगे। बीमा नियामक इरडा के नियमों के अनुसार 1 अक्टूबर से स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब सभी मौजूदा और नई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत किफायती दर पर अधिक बीमारियों को कवर उपलब्ध होगा। यह बदलाव हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को स्टैंडर्डाइज्ड और कस्टमर सेंट्रिक बनाने के लिए किया जा रहा है। 1 अक्टूबर से कारोबारियों को बाजार में बिकने वाली खुली मिठाइयों के इस्तेमाल की समय सीमा बतानी होगी, यानी दुकानों पर खुली बिकने वाली मिठाइयों का कितने समय तक इस्तेमाल करना ठीक रहेगा, उसकी समय सीमा की जानकारी उपभोक्ताओं को देनी अनिवार्य होगी। खाद्य नियामक ने इस नियम को अनिवार्य किया है। इस संदर्भ में FFSAI ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को खाद्य सुरक्षा आयुक्त को पत्र लिखा। तेल कंपनियां हर महीने की शुरुआत में LPG सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती है। कल से देश में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत बदल जाएगी। हालांकि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाले LPG रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में सितंबर में कोई बदलाव नहीं किया था। मालूम हो कि हर राज्य में टैक्स अलग अलग होता है और इसके हिसाब से LPG के दामों में अंतर होता है। मौजूदा समय में सरकार एक वर्ष में प्रत्येक घर के लिए 14.2 किलोग्राम के 12 सिलेंडरों पर सब्सिडी प्रदान करती है। अगर ग्राहक इससे ज्यादा सिलेंडर लेना चाहते हैं तो वे उन्हें बाजार मूल्य पर खरीदते हैं। इसकी कीमत औसत अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क और विदेशी विनिमय दरों में बदलाव जैसे कारक निर्धारित करते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 2020-21 की दूसरी छमाही में 4.34 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेगी मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि सरकार कोविड-19 संकट के बीच खर्च जरूरतों को पूरा करने के लिए चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 4.64 लाख करोड़ रुपए कर्ज लेगी। आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज ने कहा कि सरकार चालू वित्त वर्ष में 12 लाख करोड़ रुपए के कर्ज जुटाने के लक्ष्य पर कायम है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सितंबर को समाप्त पहली छमाही में 7.66 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया और शेष 4.34 लाख करोड़ रुपए चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में लिए जाएंगे। सरकार ने चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में कुल 6.98 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में से 58% दिनांकित प्रतिभूतियों के जरिए जुटाने का लक्ष्य रखा था। इसके विपरीत सरकार ने अप्रैल सितंबर के दौरान 7.66 लाख करोड़ रुपए कर्ज लिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने कहा CBI कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले और संविधान की भावना के विपरीत। जी हां दोस्तों, ढांचा ध्वंस मामले में कांग्रेस ने भाजपा के दिग्गज नेताओं समेत सभी आरोपियों को बरी करने के CBI की विशेष अदालत के फैसले को संविधान और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के प्रतिकूल बताया है। उसके मुताबिक CBI की विशेष अदालत का फैसला अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के पिछले साल नवंबर में दिए गए फैसले की भावना के भी खिलाफ है। कांग्रेस ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध किया है कि वे फैसले के खिलाफ उच्च अदालत में अपील करें। CBI की विशेष अदालत के फैसले के बाद कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि ढांचा ध्वंस मामले में सभी दोषियों को बरी करने का विशेष अदालत का निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय व संविधान की परिपाटी से परे है। सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ के 9 नवंबर 2019 के निर्णय के मुताबिक ढांचा गिराया जाना गैर कानूनी कृत्य था। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि विशेष अदालत ने सब दोषियों को बरी कर दिया है। यह निर्णय साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के प्रतिकूल है। सुरजेवाला ने कहा कि पूरा देश जानता है कि भाजपा संघ व उनके नेताओं ने राजनीतिक फायदे के लिए देश व समाज के सांप्रदायिक सौहार्द को तोड़ने का एक घिनौना षड्यंत्र किया था। उत्तर प्रदेश की तत्कालीन भाजपा सरकार भी सांप्रदायिक सौहार्द भंग करने की साजिश में शामिल थी। यहां तक कि झूठा शपथ पत्र देकर सुप्रीम कोर्ट तक को बरगलाया गया। इन सब पहलुओं, तथ्यों व साक्ष्यों को परखने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने ढांचा गिराए जाने को गैर कानूनी कृत्य बताया था। कांग्रेस नेता ने कहा कि संविधान सामाजिक सौहार्द व भाईचारे में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति उम्मीद व अपेक्षा करता है। विशेष अदालत के तर्क विहीन निर्णय के विरुद्ध उत्तर प्रदेश व केंद्र की सरकार उच्च अदालत में अपील दायर करेंगी। इसमें बगैर किसी पक्षपात या पूर्वाग्रह के देश के संविधान और कानून का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने ट्वीट किया, जब न्याय नहीं किया जाता है तो सत्य के साथ खड़े लोगों के मन में आतंक बैठ जाता है, जबकि गलत करने वाले खुशी से झूमते हैं। जब फैसला सरकार को खुश करने के लिए दिया जाता है तो फैसला देने वाला अपार संपत्ति और तोहफों से नवाजा जाता है। आशंका है कि ऐसा बार बार हो। भारत जुडिशरी की जगह मोदी श्री की तरफ बढ़ रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अनदेखी के विरोध में बड़ा आंदोलन झेलने को तैयार रहे सरकार। जी हां दोस्तों, किसानों ने अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर सरकार पर अनदेखी किए जाने के विरोध में बड़े आंदोलन को चेताया है। किसान संगठन द्वारा गांव कोट पुन्नू और आंधे चक में एक बैठक का आयोजन
आयोजन किया। किसान संगठन के घनीश्याम शर्मा की अगुवाई में आयोजित बैठक के दौरान किसानों ने अपने हितों को लेकर नारेबाजी भी की। शर्मा ने कहा कि एक तो सरकार को कृषि अध्यादेशों को वापस लेना होगा क्योंकि यह किसानों के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा जो सीमांत किसान पिछले 7 दशकों से सीमांत इलाकों में खेती कर रहे हैं, हालांकि कई खेती सरकारी भूमि पर कर रहे थे जिनकी गिरदावरी भी उनके पास थी, लेकिन सरकार ने इस एंट्री को खत्म करवा दिया जिससे किसान एक तरह से बेरोजगार हो जाएंगे। ऐसे में उन्हें खेती की अनुमति देनी चाहिए। यही नहीं, पूर्व में हुई फसलों की बर्बादी का मुआवजा भी आया है जिसे प्रशासन को जारी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार किसानों की अनदेखी जारी रखती है तो फिर बड़ा आंदोलन झेलने को भी तैयार रहे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। हाथरस की बेटी को न्याय दिलाना है तो सीएम योगी का इस्तीफा मांगे प्रधानमंत्री। कांग्रेस। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में सामूहिक दुष्कर्म का शिकार हुई पीड़िता का पुलिस द्वारा कथित तौर पर अंतिम संस्कार किए जाने को लेकर बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांगा और कहा कि अगर हाथरस की बेटी को न्याय दिलाना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को योगी को पद छोड़ने के लिए कहना चाहिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।